इंपॉर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 हिंदी का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भाई आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही सही आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। पुरानी हिंदी, कछुआ धर्म, उपरोक्त दोनों या फिर रसातल यात्रा। पहले तो मैं बता दूं, पुरानी हिंदी और कछुआ धर्म ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, इसलिए उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और रसातल यात्रा जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, घी शब्द है, घी कौन सा शब्द है भाई? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको भी पता होना चाहिए घी जो शब्द होता है वो हमारा हो जाता है पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, लगाते चलो सही सही आंसर और याद भी करते चलो। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, गोद में सोने वाला कहलाता है। गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह अंकशाई कहलाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो भाई। और ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसलिए जरूर याद भी करते चलो। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, गुरु के समीप रहने वाला कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला क्या कहलाएगा भाई? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा फोर्थ का, ये कहलाता है अंतेवासी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फोर का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका, जिसका खंडन ना किया जा सके। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, जिसका खंडन जो है न किया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक शब्द के लिए उसे हम लोग कहते हैं अखंडनीय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा भाई। अ मतलब नहीं, खंडनीय मतलब खंडन, जिसका खंडन नहीं किया जा सके। चलिए सिक्स नंबर सवाल देखिए आपके सामने, जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी कि बड़ा भाई है, वह कौन सा है? बड़ा भाई को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अग्रज, और जो छोटा भाई होता है उसको हम लोग अनुज बोलते हैं, बस याद रखिएगा आप सभी। चलिए सेवन नंबर सवाल देखिए, लगाते चलिए आंसर और याद भी करते चलिए। देखिए सेवन नंबर सवाल क्या कर रहा है, जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है। जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो यह कहलाता है अपरिहार्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सेवन का ए राइट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए एट नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, जो खाने योग्य हो वह है। जो खाने योग्य हो वह, उसके लिए एक शब्द पूछा गया है, वो कहलाता है खाद्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है भाई, लगा लो। शुद्ध और स्वच्छ ये ग्रहणीय मत लगा देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस खाद्य इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखिए नाइन नंबर सवाल देखिए आपके सामने प्रस्तुत है, अनल का पर्यायवाची है। अनल का पर्यायवाची क्या होता है? तो आग होता है, कहाँ है? ऑप्शन ए राइट आंसर है भाई, आग, पावक, ये सारे के सारे इसी के पर्यायवाची होते हैं। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है? आयुष्मान का पर्यायवाची क्या होता है? क्या होता है भाई? लगाओ, चिरंजीवी हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी राइट आंसर है, 10 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं, आप याद भी करते चलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? झंझट का पर्यायवाची पूछा गया भाई, तो आप क्या लगा रहे हो? लगाओ तो बवाल हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ये परेशानी तो नहीं होगा, झंझट से इसका कोई लेन देन नहीं है, दुख भी नहीं होगा और आसानी भी नहीं होगा, ये बवाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या है? डरावना का पर्यायवाची पूछा गया आप सभी से, तो लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा 12 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? डरावना, भयानक, भयानक हो जाएगा शायद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भय, भय नहीं होगा, क्योंकि डरावना भय नहीं है, लुंठक ये क्रोध भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, भक्तमाल किसकी रचना? भक्तमाल जो रचना है वो किसकी रचना है? तो भक्तमाल के रचयिता का नाम है नाभादास, ऑप्शन ए राइट आंसर है, 13 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए 15 नंबर सवाल देखिए, हिंदी कहानी के विकास में मीर
मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर जो है वो कौन सी कहानी मानी जाती है? वो मानी जाती है उसने कहा था, जिसके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन ए राइट आंसर है भाई। उसने कहा था जो कहानी है ये 1915 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर अभी लगा लो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, महाकाव्य का नाम पूछा गया, किसके महाकाव्य? तो जयशंकर प्रसाद का, जो कि कामायनी है। और तुमुल को लाहल कला में जो कविता लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, वो इसी से लिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखते चलना भाई, और जितना मैं बोल रहा हूं इसको भी आप ध्यान से सुनते चलो। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? पुत्र वियोग जो कविता है उसकी कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। मालती किस कहानी की पात्रा है? लगाओ, कितना आसान सा सवाल है। मालती जो है वो किस कहानी की पात्रा है? तो आपको भी पता होगा, रोज चैप्टर में इसका नाम आया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, लगा लो आप सभी। ओके चलिए देखिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल आपके सामने। ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है? निम्नलिखित में कौन सी कविता है जो ज्ञानेंद्र पति की है भाई? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना, अधिनायक रघुवीर साहब की रचना है, हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है, लेकिन पूछा गया ज्ञानेंद्र पति, इसीलिए गांव का घर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? लगाओ, बहुत आसान सा सवाल है, मैं कितना बार बता भी चुका हूं कि हिंदी साहित्य का सूर्य पूछे तो आप सूरदास लगाना, हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि पूछे तब आप तुलसीदास लगाना, कवियों का कवि पूछे तब आप शमशेर बहादुर सिंह लगाना, और प्रेम के पीर के कवि पूछे तब आप मलिक मोहम्मद जैसी लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए देखिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल आपके सामने है। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, कौन सा था? तो वृंदावन था। ऑप्शन सी राइट आंसर है, लगा लो 20 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए देखिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल आपके सामने है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब था? जन्म भाई कब हुआ था? तो आपको भी पता होगा कि 16 अगस्त को हुआ था, 16 अगस्त। और कब? 1904 को हुआ था। कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर है, लगा लो आप सभी। ओके चलिए देखिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? मुक्तिबोध भाई पूरा नाम बोले तो गजानन माधव मुक्तिबोध नाम है। 22 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? ग्वालियर मध्य प्रदेश। कहाँ है? 22 का कौन सा लगा रहे हो? ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, क्योंकि श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में है इसका जन्म स्थान, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल आपके सामने है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य का विशेषण क्या होता है भाई? तो 23 का कौन सा हो जाएगा? आलसी हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। अधपका शब्द में उपसर्ग, अधपका में उपसर्ग पूछा गया भाई। अध और पका, हमारा उपसर्ग पहले लगता है, तो अध कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, राइट आंसर है। ओके चलिए देखिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है? सपरिवार शब्द में उपसर्ग, सपरिवार में उपसर्ग पूछा गया भाई। स और परिवार कहाँ है? स हमारा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? अंकुरित में कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय लास्ट में लगता है भाई, अंकुर जोड़ इत, ऑप्शन नंबर बी सी लगा लो, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए। नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न में समास पूछा गया आप सभी से। नव और रत्न में समास कौन सा होगा? नवरत्न भाई, नंबर का बोध हुआ, द्विगु समास लगा लो, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है बताएंगे आप सभी। यह हो जाता है कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। मुट्ठी में करना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाता है वो हो जाता है वश में करना, ऑप्शन सी राइट आंसर है। जैसे कोई कोई बोलता होगा मैंने उसे अपने मुट्ठी में रखा है भाई, यानी कि वश में रखा है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए। चमक शब्द है, चमक शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस चमक शब्द है वो स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 30 का ए इज द करेक्ट आंसर। 31 नंबर सवाल देखिए। संधि के कितने भेद होते हैं? लगाओ जी, कितना आसान सा सवाल है, व्याकरण का सवाल है। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कितना हुआ? 3 हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 31 का सी इज द करेक्ट आंसर। 32 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका। भीड़ शब्द कौन संज्ञा? भीड़ में संज्ञा पूछा गया भाई। भीड़ एक आदमी से होता है क्या? नहीं ना, इसीलिए समूहवाचक हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए 33 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। कारक के कितने भेद है? कारक के भेद कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। कहाँ है? ऑप्शन डी में दिया गया है। 33 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर भाई, अर्धनारीश्वर बोले तो आधा नारी और आधा पुरुष, जिसके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, इसको भी आप याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल देखिए। शिव का उपासक कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? तो शिव का उपासक शैव कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। कौन कौन? उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा भी 1911। इसको भी आप याद रख लेना। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या? राइट आंसर लगा लो आप सभी। ओके, याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध जो रचना है वो क्या है, ये पूछा गया आप सभी से। तो मैं बता दूं, ये रघुवीर शाह के द्वारा रचित एक प्रकार का कविता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सही जवाब है। ओके, चलिए देखिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? नए साहित्य आया है भाई, तो नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र का लेखक का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगर यहाँ होता कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, तब आप लगा सकते थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, लेकिन यहाँ पूछा गया नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? निम्नलिखित में किस कहानी में गैंग्रीन बीमारी का उल्लेख है? वो हो जाता है रोज में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जिसके लेखक की बात कर ले तो वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ओके, एक बार तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, बताओ। तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, बस याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं। सिपाही की मां के रचयिता कौन है? सिपाही की मां जो एकांकी है, उसके एकांकीकार का नाम पूछा गया आप सभी से, तो आपको भी पता होगा मोहन राकेश जी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भाई एक बात मैं बता देता हूं, लेखक का नाम जितना भी है उसको आप जरूर अच्छे से याद कर लेना, यहीं से आपका 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। इसलिए लेखक का नाम, जैसे उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, रोज के कहानी लेखक कौन है, सिपाही की मां के लेखक कौन है, इसको सब आप याद कर लेना। ओके, चलिए देखिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। वैसे भी मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं लेखक का जितना भी क्वेश्चन बनता है लेखक से कि इसके लेखक कौन है, फलाने के लेखक कौन है, चिलाने के लेखक कौन है, सबको मैं एक वीडियो में आपको दे दूंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओ सदा निरा किस विधा के अंतर्गत है? ओ सदा निरा जो है वो किस विधा के अंतर्गत आता है? तो निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचित प्रकार का नाम क्या है? वो है संपूर्ण क्रांति, एक प्रकार का भाषण है जिसको देने वाले का नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था, इसको भी आप याद रखिएगा। और माता जी का नाम था कौन? फुलरानी, और पिताजी का नाम था हर्षुदयाल, इसको भी आप याद रखना। चलिए 43 नंबर सवाल की बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? युग पूछा, भारतेंदु युग लगा दो। अगर काल पूछता तब आप आधुनिक काल लगा सकते थे, लेकिन अभी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 43 का इज द राइट आंसर। ओके, चलिए देखिए 44 नंबर सवाल को देखते हैं। बरवय रामायण किसकी रचना? बरवय रामायण जो रचना है वो किसकी रचना है? तो यह है तुलसीदास की रचना। ऑप्शन सी राइट आंसर है, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए देखिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। आज का बीजक के रचयिता कौन है? फटाफट से लगाते चलो आंसर। बीजक के रचयिता कौन है? तो यह है कबीर दास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 45 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए 46 नंबर सवाल को देखते हैं। रसोई घर कौन समास है? रसोई घर बोले तो रसोई का घर कारक चिन्ह लगा है भाई, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यह हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल देखिए। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये पूछा गया आप सभी से। तो 47 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? 1 जनवरी 1952 को हुआ था भाई। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 30 जो कहानी है जिसके कहानीकार का नाम ही है उदय प्रकाश। ओके, चलिए देखिए 48 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता का नाम है उषा, जिसके कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, गांव का घर जो है ये ज्ञानेंद्र पति की रचना, हारजीत अशोक वाजपेयी की रचना, और ये साकेत तो आया ही नहीं है। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। भूषण
भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो आपको भी पता होगा कि भूषण जी वीर रस के महान कवि हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि शिवाजी और महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान किया है इन्होंने। चलिए 50 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? बताओ आप सभी कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन बी राइट आंसर है, जिसके पिताजी का नाम है नारायणा जिद्दू और माता जी का नाम है संजीव अम्मा। इसको भी आप याद रख लेना। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में।